प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 14 जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना और सुनना। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत साधित्र को न छुएं। विद्युत साधित्र क्या होता है कि विद्युत का कोई भी उपकरण। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक या अच्छे चालक होते हैं। ये आप सभी जानते हो कि बेटा जो पदार्थ, मान लो कोई पदार्थ है हमारे पास, उसमें से अगर अच्छी तरह से विद्युत धारा गुजर रही है तो वो क्या है, वो विद्युत धारा का अच्छा चालक कहलाता है। और इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। कक्षा 6ठी में यह जांच करने के लिए कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक संप्रेषक टेस्टर का बनाया था। टेस्टर क्या होता है कि जिससे हम टेस्ट करते हैं कि भाई किसी भी विद्युत उपकरण में लाइट है या नहीं है, विद्युत धारा है कि नहीं है। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संप्रेषित ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने देखा था कि धातुएं जैसे कि तांबा और एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं। बच्चों तांबा तो आपने देखा ही होगा, जो विद्युत के तार होते हैं उसके अंदर एक हल्के भूरे रंग का पदार्थ होता है, वो क्या है, तांबा होता है। और एल्यूमिनियम के भी तार आपने देखे होंगे बच्चों, जो आप देखते हो वही एक खंभा होता है, उससे दूसरे खंभे तक विद्युत धारा जाती तो एक तार होती है जिसको हम एल्यूमिनियम की बनी हुई कहते हैं। विद्युत का चालन करते हैं ये सभी। जबकि कुछ पदार्थ जैसे कि रबड़ जो है बच्चों और प्लास्टिक ये और लकड़ी ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तथापि अभी तक हमने अपने संप्रेषित टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे। लेकिन द्रव के प्रकरण में क्या होता है, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? देखो बच्चों, हमने जब तक पढ़ा था केवल जो ठोस होती हैं, जैसे आपकी कोई लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, उसमें से विद्युत धारा गुजरती है। लेकिन कुछ ऐसे क्या द्रव में से भी विद्युत धारा गुजर सकती है, वो भी हम देखेंगे। पहली किताबों जो आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों यानी कि जो मेंस अथवा जनित्र या प्रतिपक्ष इन्वर्टर से विद्युत धारा आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुझाव है कि सभी क्रियाकलापों में केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए। अब हम यहाँ देखो बच्चों, ये एक डायग्राम है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक डायग्राम है, इसमें सुचालक की बात बताई गई है। सुचालक जैसे ये एक सेल है आपका, ये बल्ब है और ये आप एक टेस्टर हमने बीच में लगा दिया है। तो ये क्योंकि ये टेस्टर किससे बना हुआ है, लोहे की वस्तु से बना हुआ है, तो इसमें से क्या है, विद्युत धारा गुजर जाएगी आसानी से और ये बल्ब आपका जल रहा है, ये आप देख भी पा रहे हो इसमें। जबकि ये दूसरा एक और उदाहरण है, ये हीन चालक की बात करता है। इसमें हमने जो ये तार यहाँ कनेक्शन कर दिया है बच्चों, ये हमने ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है टेस्ट के ऊपर, तो क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का चालन नहीं कर सकता है तो इसलिए ये बल्ब आपका नहीं जल रहा है। चित्र 14.1 का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये देखो बेटा, चित्र ये है ना 14.1, क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी संप्रेषित्र
का प्रयोग कर सकते हैं, तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। संप्रेषित्र, जिसे हम टेस्टर कहते हैं, का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। अब हम एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं बच्चों। संप्रेषित्र के सिरों को अक्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही संप्रेषित्र का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाना चाहिए। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि संप्रेषित्र कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हों? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं है। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि संप्रेषित्र कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार जब संप्रेषित्र भलीभांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न दरों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। चेतावनी: अपने परीक्षण की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों केवल कुछ अक्षणों से अधिक स्पर्श जो है हमने कराना है इसका। आगे हम देखेंगे बच्चों क्रियाकलाप 14.2। बेकार फेंकी हुई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्रित करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। अपने संप्रेषित्र को इस प्रकार ढक्कन के समीप लाकर इसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोएं और ध्यान रखें, यहाँ देखो बच्चों, ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। क्या संप्रेषित्र का बल्ब दीप्त हो जाता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप एक सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? तो ये देखो बच्चों, ये यहाँ पे ये बल्ब दिखा रखा है, ये एक परिपथ है आपका और ये आपकी बैटरी है। ठीक है। और ये नीचे हमने एक नींबू का रस ले लिया और इसमें जब हम इसमें से लगाएंगे, इसको दबो देंगे इसकी सिरे को, तो हम देखेंगे बल्ब आपका जलेगा। यदि आपका बल्ब जलता है तो इसका मतलब नींबू का जो रस है वो विद्युत का जो है चालन करता है। जब संप्रेषित्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संप्रेषित्र का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने नहीं देता है तो संप्रेषित्र का परिपथ पूरा नहीं होता है और बल्ब दीप्त नहीं होता है। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। ऐसा क्रियाकलाप 14.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो है आपका जो बल्ब है बच्चों, वो बल्ब का जो तंतु होता है वो उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। उसके अंदर जो ऐसे तंतु लगा होता है वो आपका गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन नहीं कर पाता हो, जिसके कारण संप्रेषित्र का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य संप्रेषित्र बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक अन्य संप्रेषित्र बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रवाह का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास जो चुंबकीय सुई रखी होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप का मतलब क्या होता है बच्चों? हिलना। वो जो सुई है वो हिलनी शुरू हो जाती है।
क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संप्रेक्षित स्तर बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 14.3 में पता लगाएं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, ये क्रियाकलाप है आपका 14.3। माचिस की खाली डिब्बियों से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत धार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी सी चुंबकीय सुई रखिए। एक सुई रख देंगे। माचिस की खाली डिब्बी है ना, उसके अंदर हमने उसके ऊपर तार को लपेट कर और एक जो अब तार के एक समांतर सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को समांतर छोड़कर तार का दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। ऐसे कर लेंगे बच्चों। देखो तो एक ये अन्य संप्रेक्षित स्तर बनेगा। दोनों तारों के समांतर सिरे कौन से हैं? आज़ाद, एक ये बड़ा और एक ये बड़ा। इसको क्या करेंगे हम, सिरों को अक्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दो समांतर सिरों तैयार है। अब इस संप्रेक्षित स्तर का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराइए। क्या संप्रेक्षित स्तर के समांतर सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। संप्रेक्षित स्तर के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य दरों जैसे कि टोंटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक दरों का परीक्षण करने के पश्चात संप्रेक्षित स्तर के सिरों को जल में धोकर दपोच कर सुखाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 14.1 में अंकित कीजिए। तो बच्चों, हमें बारी बारी से जो है यहाँ पर हम दरों को चेंज करेंगे। यहाँ पे जैसे नींबू का रस लिया तो उसमें सुई विक्षेपित होती है, तो हाँ, तो इसका मतलब वो अच्छा चालक है। सिरका लेंगे, सिरके में भी होता है, टोटी के पानी में भी होता है, ठीक है, वनस्पति तेल, इनमें सब में हम चेक करके इसको सारणी को हम भर सकते हैं। सारणी 14.1 से हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ हीन चालक हैं। जब परिक्षित के समांतर सिरे के एक दूसरे को नहीं छूते हैं तो संभव हो कि उसके बीच में वायु हो। पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में प्रवाहित विद्युत की हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बुझो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों अथवा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालक तो यहाँ देखो बच्चों, कहाँ पहुँच गए थे हम, ये वाले, ठीक है। अब इस दृश्य देखेंगे हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 14.4। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। आप आसुत जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आसुत जल ले सकते हैं। संप्रेक्षित्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसुत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं? क्या आसुत जल विद्युत चालन करता है? जब एक चुटकी साधारण नमक लेकर उसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए। इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखो बच्चों, वैसे तो आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है और यह विद्युत का एक अच्छा चालक होता है।
जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। ठीक है, उनमें खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण, यानी कि उसमें कोई भी लवण नहीं होता है, वो हीन चालक होता है। अब विद्युत चालन करने के लिए बच्चों हमें ये बड़ा ध्यान देने की बात है कि भाई यदि हम विद्युत चालन करना चाहते हैं तो अधिकांश द्रव, अम्लों, अक्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा के किसी चालक विलयन से प्राप्त होती है तो वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ देखो, जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें विद्युत साधित्रों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श से खड़े होकर जो है उसको छूना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें जो है करंट लग सकता है। हमने देखा कि जब साधारण लवण को अशुद्ध जल में घोला जाता है तो उसे अच्छा चालक बना देता है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो अशुद्ध जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं, आइए पता लगाएं। चेतावनी: अगले क्रियाकलाप को केवल अपने अध्यापक, माता पिता, अभिभावक अथवा किसी वयस्क व्यक्ति की देखरेख में करिए, क्योंकि इसमें अमल का प्रयोग सम्मिलित है। क्रियाकलाप 14.5 बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 सवज ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर अशुद्ध जल भरिए। एक ढक्कन के अशुद्ध जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन के अशुद्ध जल में कास्टिक सोडा या पोटासियम आयोडाइड जैसे अक्षारक की कुछ बूंदें मिलाइए। तीसरे ढक्कन के अशुद्ध जल में थोड़ी सी चीनी डालकर परीक्षण कीजिए इन विलयनों में कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। विद्युत चालन करने के लिए अधिकांश, तो प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा कि भाई चालक जो होते हैं वो ठोस भी हो सकते हैं और द्रव भी हो सकते हैं। द्रव में आपने पढ़ा जैसे कि नींबू का रस, सिरका। ठीक है, इसके साथ ही हम यदि किसी भी द्रव में अम्ल मिला दें या उसके अंदर लवण डाल दें तो भी एक विद्युत का चालन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये पाठ जितना भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें।